नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। करीब 1 साल पहले लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका यूरोप इस पर चुप है, ये राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन आज उसी अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिकी थिंक टैंक और बड़े थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत में रहने वाले 70% लोग यहां के लोकतंत्र से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं, यानी आप लोग संतुष्ट हैं। और राहुल गांधी जिन देशों से भारत को के लोकतंत्र की शिकायत कर रहे थे, वो लोकतंत्र के मामले में भारत से आधे भी नहीं है, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे दुनिया के टॉप 31 देशों में लोकतंत्र को लेकर जो सर्वे हुआ उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अपने देश में ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक तमाम विपक्षी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सवाल है, क्या सियासत के लिए भारत में लोकतंत्र खतरे में बताया जा रहा है? अगर ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का नाम आ जाता है तो लोकतंत्र खतरे में है, और अगर कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आ जाती है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की 37 सीट आ जाती है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर गुजरात जीत जाती है तो लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी अगर देश जीत जाती है तो लोकतंत्र खतरे में है। क्या ये लोकतंत्र पर डबल स्टैंडर्ड है? और आज इसी डबल स्टैंडर्ड पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। सारे जहां से अच्छा लोकतंत्र हमारा, और ये जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आज उनको ये आर पार का एडिशन जरूर देखना चाहिए। मोदी जी देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारण कर रहे हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कोसने का जो सिलसिला 2014 के बाद शुरू हुआ, उसकी आज हवा निकल गई। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 77% भारतीय यहाँ के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। प्रियंका गांधी ने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी की वजह से देश के लोकतंत्र पर भयंकर कुठाराघात कई बार हुए। प्रियंका जी की दादी ने इमरजेंसी डाली थी। जो लोग दुनिया में घूम घूम कर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ ढोल पीटते हैं, इस रिपोर्ट ने उनकी भी कलाई खोल दी है, क्योंकि मात्र 31% अमेरिकी, कनाडा के मात्र 52%, ब्रिटेन के सिर्फ 40%, फ्रांस के सिर्फ 35%, इटली के 33% लोग ही वहां के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। 90% minorities feel free and they are very much satisfied in India. Democracy is there in the world because of us. सच्चाई ये है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, पूरी तरह से देश उससे जूझ रहा है और जिसको सरकार भी एड्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी क्या कह रही हैं, वो भी सुन लीजिए। ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चुटकारा देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो सही झूठ बात थी, ये तो आप लोगों ने झूठ चला रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया ने पहली बार भारतीय लोकतंत्र को सलाम किया है, और जब जब मौका आया है तब तब दुनिया ने भारतीय लोकतंत्र की शान में कसीदे पढ़े हैं। जरा देखिए, पिछले साल अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दुनिया के कुछ एजेंडाधारी कथित पत्रकारों को भारतीय लोकतंत्र पर क्या जवाब दिया था। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. सवाल है कि क्या इसी देश के लोकतंत्र में पले बढ़े कुछ नेता प्लानिंग के तहत लोकतंत्र के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
सारे जहां से अच्छा लोकतंत्र हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा लोकतंत्र हमारा। लेकिन लोकतंत्र पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला विश्लेषण, और मुझे लगता है कि यह विश्लेषण इतना शेयर होगा जितना किसी को शायद अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि यह विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप चुप हैं। याद करिए, राहुल गांधी ने बीते साल 2023 में यह कहा था, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर क्या कहता है? भारत के 70% भारतीय अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट है, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कोई हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी, बीजेपी ने देश और लोकतंत्र को जेल में बदल दिया है। जॉन किर्बी, प्रवक्ता व्हाइट हाउस, कहते हैं भारत जीवंत लोकतंत्र है, खुद दिल्ली जाकर कोई भी इसको देख सकता है, यह जॉन किर्बी ने कहा। अरविंद केजरीवाल, देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है, क्योंकि अरविंद जी खुद जेल में हैं, इनकी पार्टी आज तो आरोपी बन गई है। लेकिन जो बाइडेन, राष्ट्रपति यूएस ने कहा विस्तारवाद पर लोकतंत्र भारी है, और यह पीएम मोदी ने साबित किया है, यह जो बाइडेन ने कहा, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज की, अमेरिका, यूरोप की, हमारे देश के कुछ कथित जो बुद्धिजीवी हैं और एक वर्ग के नेता हैं, वो बड़ा सुनते हैं। इसलिए आज उनको बताने के लिए यह विश्लेषण मैं लेकर आया हूं। अखिलेश यादव, 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। जॉन किर्बी, प्रवक्ता व्हाइट हाउस, दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम, हम भारत में वोटिंग के लिए लोगों की प्रशंसा करते हैं, यह हाल ही में कहा। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि जिस लोकतंत्र को दुनिया सलाम कर रही है, उस पर विपक्ष सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है, यानी विपक्ष की मंशा क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़े मुद्दे के ऊपर, इस बहुत सीरियस मुद्दे के ऊपर डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सत्यप्रकाश है, नेता जेडीयू के, सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, कई बार लोकतंत्र पर सवाल उठा चुके हैं, राजेश गुप्ता है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विधायक भी हैं, उनका भी अभिनंदन है, क्योंकि ये लोग भी लोकतंत्र पर काफी सवाल उठा चुके हैं। चलिए, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं जी। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर, जॉन किर्बी, जो बाइडेन, ये तमाम लोग एनडीए में शामिल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल ये एनडीए में शामिल नहीं है, और इन्होंने अगर भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा की है और इसकी जड़ों को मजबूत बताया है, तो ये आज हमारे लिए गर्व का दिन होगा। हो सकता है आम आदमी पार्टी, जिसको आज चार्ज सीट में 38वां नंबर का जगह मिला है घोटाले में, उस पार्टी को लग सकता है कि लोकतंत्र सही नहीं है, लोकतंत्र पे खतरा है। अखिलेश जी जीत जाते हैं 37 सीट, तो उनको तो लोकतंत्र के लिए ताली बजानी चाहिए, और 99 सीट पे राहुल जी को भी ताली बजानी चाहिए कि उनकी सीटें बढ़ी हैं। देखिए, लोकतंत्र जिस दिन इस देश में स्थापित हुआ, एक प्रण लिया गया संविधान के तहत, इसकी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेंगे, और मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा बना। न्यायपालिका सदैव काम करती रही। बीच में थोड़ा लोकतंत्र पर इमरजेंसी के दौरान हमला हुआ, लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी थी कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी हटानी पड़ी, और देश चुनाव में गया, और चुनाव के बाद सरकारें बदली। हर राज्य में, हर पंचायत में सरकारें वोट से बदलती है। यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोलने से लेकर के जीने तक का अधिकार सुरक्षित है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कई पार्टियां हैं, हर राज्य में अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग विविधताओं पे भरे इस लोकतंत्र में कई पार्टियां, और सब इसमें आती हैं, जनता को बताती हैं कि मैं आपके लिए काम करूंगा, जनता वोट दे तो सरकार भी बनाती है। जी, मैं रुक करता हूं आम आदमी पार्टी के विधायक का। मैं राजेश जी आपके पास आता हूं। अरविंद जी ने कहा कि देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि 70% भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और 70% एक अच्छा नंबर है। हालांकि आज आपकी पार्टी और आपके नेता आरोपी भी बन गए हैं चार्जशीट के दौरान। अमित जी, मेरा ये कहना है कि उन्होंने 70% कहा, मैं कहता हूं कि 100% इस देश की जनता इस देश के संविधान में यकीन करती है, उसे प्यार करती है। और देखिए, जब लोकतंत्र में यकीन करने की बात आती है तो उसके अंदर आपको जनता को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र में यकीन का बात नहीं है। मैं फिर बताता हूं प्रश्न क्या था। अमेरिकी थिंक टैंक का प्यू रिसर्च सेंटर का सवाल था, उन भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं,
यानी आज की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है, जिससे आप असंतुष्ट बता रहे थे लोगों को वो गलत है। पॉइंट ये मुझे अमीश भाई आप चीजों को देखिए, एक जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज सर। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो देश की बहुत अच्छी है कि एक सरकार को चुना जाएगा, दूसरे जो होंगे विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष के लोग जनता की आवाज को उठाएंगे, सत्ता उस बात को सुनेगी, मीडिया उस बात को उठाएगा, अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आपस में बात होगी, और वो कमी पेशी बात से नहीं सुलटती है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है। यही देश की व्यवस्था है और उससे सब संतुष्ट है। 70% लोग हैं, मेरा तो ये मानना है कि 100% को होना चाहिए। बहुत खूबसूरत व्यवस्था भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक पार्टी लगातार इस व्यवस्था पे चोट बना रही है और वो भाजपा है। आप समझ रहे हैं, व्यवस्था से तो खुश है, मैं भी खुश हूं, मैं 2 बार का विधायक हूं, व्यवस्था बहुत अच्छी है देश की और मैं 2 बार जीता भी हूं, लेकिन अगर कोई इस व्यवस्था को चोट पहुंचाता है तो उस पर सवाल उठाना तो विपक्ष वो का काम आता है। ना सर्वे में आता, अगर बीजेपी चोट पहुंचा रही होती तो सर्वे में तो दिखाई देता राजेश जी। नहीं सुनिए, तो दिल्ली में 7 सीटों कैसे जिताती बीजेपी को, अगर लोकतंत्र को खराब कर रही थी बीजेपी? उस पे आप लोगों ने अलायंस भी कर दिया कांग्रेस के साथ। मैंने आपसे पहले भी अमीश भाई, मैंने आपकी डिबेट में कई बार कहा है, जीत और हार इस बात का पैमाना नहीं है। लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहता है, जीते कोई भी। 70 साल कांग्रेस जीत रही थी तो लोकतंत्र तब भी चल रहा था। और दूसरी बात सुनिए, यही अमेरिका जब अब हमारे दिल्ली के, अगर वहां पे कोई है, वहां के यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ये कहते हैं कि बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक है, अगर ट्रंप साहब की फर्स्ट लेडी अमेरिका की जो है लेडी ट्रंप देखने के लिए हमारे स्कूल आती है सबसे पहले दिल्ली के, तब कहते हैं ये तो विदेशी हैं, ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो देश के साथ जलते हैं, ये तो वो लोग हैं, है ना, ये तो विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं। तो मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये विदेशी अगर हमारी तारीफ कर दे तो कहते विदेशी है। अगर कोई ध्रुव राठी अगर वीडियो बनाता है तो विदेशी है, विदेशी मोदी जी की तारीफ करते तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ऐसे नहीं चलेगा। 111 नंबर पे, अब हंगरी इंडेक्स पे 111 पे है ना, पॉल्यूशन पे 180वें नंबर पे है। देश की मीडिया के बारे में क्या कहते हैं अमेरिका की एजेंसियां, कि यहां पे जो हमारी मीडिया है वो खुले रूप में बोल नहीं पाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यही अमेरिकी मीडिया कहता है, अमेरिका की एजेंसीज कहती हैं। तब तो आप नहीं मानते, या तो आप मान लीजिए कि हमारी मीडिया कंट्रोल के अंदर है सरकार के। आप मानते हैं? आप बताइए। देखिए मैं तो अब मानते 111वें नंबर पे हमें, अब मानते हैं मैं तो अपने आप पे यकीन करता हूं। मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देता हूं, मुझे जो कहना होता है मैं कह देता हूं, और मुझे जो कवर करना होता है वो भी मैं कवर कर लेता हूं। लेकिन प्रश्न ये है, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता साहब भी हैं, उनका रुक करता हूं। देखिए चाहे कोई एजेंसी आ जाए, यकीन नहीं हो पा रहा विपक्ष को कि लोकतंत्र मजबूत है। ऐसा क्यों है? और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कतई नहीं लग रहा। नहीं, स्वाभाविक है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये पूरा विश्व जानता है। पर आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं लग रहा? 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, ये पूरा विश्व, मैं बता रहा हूं उसमें अभी जी, 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, ये पूरा विश्व जानता है। 36.8% वोट बीजेपी को आए, ये पूरा विश्व जानता है। एनडीए गठबंधन तीसरी बार लगातार 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आई, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोग, समाजवादी पार्टी, इनको नहीं लगेगा। उसका कारण है ना, जिसका नेता जेल में हो उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे होगा? जिसके नेता पे ईडी लगातार चार्जशीट फाइल करती रही और शराब घोटाला कर करके वो स्कूल की बातें गिनवा रहे हैं, तो उनको लोकतंत्र कहां से नजर आएगा? तमाम तरह के अराजक लोग जब बैठे हुए हो दूसरी जगह पे, जहां पे अपने सत्ता का भविष्य नहीं दिख रहा हो, तो उनको लोकतंत्र कहां से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र उन्हें नजर आएगा? 10 साल से सत्ता से बाहर है, अगले 5 साल भी सत्ता में नहीं आएंगे। जो रवैया है, अगले 25 साल तक सत्ता में आने वाले नहीं है। 1/3 का डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर ने बताया था ना लोकसभा में अच्छे से, मुझे लगता है कि याद होगा। 20 साल हमारे और बचे हुए हैं। कम्युनिस्टों को कहां से समझ में आएगा लोकतंत्र? जितने कम्युनिस्ट देश हैं, राइस उठा के देख लीजिए, सब में वहां पे हुकूमत तानाशाह की है। तो कम्युनिस्टों को लोकतंत्र कहां से समझ में आएगा? सच्चाई यह है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ जो है वो इतनी मजबूत है कि किसी के चाहने से नहीं हटेगी, किसी के उखाड़ने से नहीं उखड़ेगी। हमारा देश लोकतांत्रिक था, है और रहेगा। दूसरी बात अमित जी, आज हमने ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकन सेंटर ने हमें 72% का क्रेडिट दिया है। मैं नहीं मानता हूं कि सब 72% ही सेटिस्फाइड है। मैं मानता हूं कि इस देश में 99% सेटिस्फाइड लोग हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से। 1% वो नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा किसी देश में रहते हैं, और इस नकारात्मकता में सबसे टॉप नाम राहुल गांधी का है, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत है कि प्रमुख विपक्षी दल होकर भी
विदेश में लंदन में जाके बैठ के भारत के लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे और अमेरिका इंग्लैंड से दरखास्त कर रहे थे कि वो दखल दे। तो ये नकारात्मकता है और ये ऐसे ऐसे नकारा व्यक्ति को एक सेकंड, ये लोग क्या अपना आपने लीडर बोला मान के बैठे हुए हैं आज के डेट में। जेल में जिस पार्टी के मुखिया हैं उनको तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा। राजेश गुप्ता, आरोपी नंबर 37 और 38 बनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इसलिए आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है? देखिए 2 साल हो गए अमीश भाई, आप ही के साथ में रोड डिबेट करता हूं। 2 साल के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही डाले जा रहे हैं, ट्रायल पे आ नहीं रहा केस। बोले जो मर्जी जाओ, वो तो अब इसी बात के लिए तो कह रहे हैं ना कि जो एजेंसीज है, जो अगर नीट के अंदर कुछ गलत हो जाता है उस पर सीबीआई जांच आने पे 1 महीना 1.5 महीना लग गया, कोई गिरफ्तारी हुई? एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी उसके अंदर कुछ करेगा नहीं। विपक्ष के नेताओं को उठाना बंद कर देना या भाजपा ज्वाइन कर लो, है ना, दबाव बनाओ, भाजपा ज्वाइन करवा लो, बन जाओ अजीत पवार, आप छूट जाओगे। अब कोई आदमी देश में ईमानदारी से काम करने जाएगा तो उसको ये पकड़ेंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। मैं फिर लेकिन एक बात को कह रहा हूं कि मैंने अभी पहले ही कहा, आलोक भाई से पहले कहा कि 100% लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन करते हैं जो संविधान ने हमको दी है, लेकिन जो भाजपा कर रही है उस पर यकीन नहीं करते, नहीं तो इनकी पूरी सीटें आती 272 जो नहीं आई, ये सीधे है। अब मीडिया में अगर हमारा देश 161वें नंबर पे 180 में से, अब आप मान लीजिए, अगर आपको विदेशी बातों को मानना तो मान लीजिए, आप नहीं मानेंगे, हंगर इंडेक्स पे आप 111वें नंबर पे है। आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, सॉरी, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। लेकिन ईडी की चार्जशीट कह रही है कि आपने गोवा में पैसे का इस्तेमाल किया और 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी, अमीश भाई, ईडी जज नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। ईडी तो एक हाँ, ईडी तो एक आयोग का काम फाइल करे, चार्जशीट फाइल कर रही है, हम कोर्ट में जाएंगे। अब आज चार्जशीट फाइल हो गई, आप बोले कोर्ट पे साबित करें। चार्जशीट तो आप ही कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सब कुछ सही है तो चार्जशीट फाइल कर दें, तो चार्जशीट फाइल हो गई आज। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब तक डालते रहेंगे? 2 साल हो गए, 2 साल। कोई तो मनी ट्रायल बताएंगे, कुछ तो ट्रायल पे लेके आएंगे। मनीष सिसोदिया जी का केस क्या ट्रायल पे आ गया? जवाब आज तक ट्रायल पे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा और वक्त लगेगा उनको, जब सजा सुनाई जाएगी। मामले में काफी पुख्ता सबूत हैं, बिना सबूत के एक मुख्यमंत्री को देश की तमाम अदालतें जेल के अंदर नहीं रख सकती। इस बात को समझना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। वो लगातार उनको बेल नहीं मिल रहा, तो ये बात तभी पूरी तरह खत्म होगी जब सजा आएगी। इस मामले में बीजेपी को कहना चाह रही है। ओके, जवाब अजय लोग 30 सेकंड। मैं राजेश भाई से उम्मीद करता हूं, नहीं, राजेश भाई बहुत व्यवस्थित और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और रोज दिन समाचार पढ़ते हैं। कैसे उन्होंने कह दिया पता नहीं कि नीट में सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। 24 ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी है और तो और कल ही गिरफ्तारी, 2 गिरफ्तारी तो बिहार से हुई, कल की हेडलाइंस थी। कैसे मिस कर गए राजेश भाई? और कम से कम जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चल रहा हो, कल फिर उस पर बहस होनी है, तो इतना हल्की बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है। बात है कि अब आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था छोड़ दीजिए, अब आपका न्यायपालिका से भी विश्वास उठते जा रहा है और ये पक्का उठ जाएगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सजा होगी, क्योंकि जो चीज मेरा नहीं है वो आपको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो आपके साथ हो रहा है। अगर न्यायपालिका आपके हिसाब से चले तो बड़ा अच्छा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फॉलिएबल। ये आप ही लोग के अलायंस के लोग कहते हैं ना। राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। जब सब पे सवाल ही उठा दीजिएगा भैया, तो किस व्यवस्था में यकीन करते हैं? एक काम करिए, आप लोग के लिए अलग ग्रह बना देते हैं, जाके उसी में रहिए, वहां पे व्यवस्था फिर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि भारत की तो व्यवस्था बदलने वाली नहीं है ना। जो व्यवस्था चलते आ रही है वो वही चलेगी। राजेश संविधान से ही चल रहा है। राजेश गुप्ता, देश तो संविधान से चल रहा है, ईडी भी संविधान से चल रही है, अदालतें भी संविधान से चल रही हैं। अमीश भाई, देश के अंदर न्याय व्यवस्था में देरी हो सकती है कुछ वजहों से, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, लेकिन हमारा हमेशा मानना है न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे हम यकीन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला लिया, 5 जजेस के बेंच ने कहा कि दिल्ली को अधिकार मिलने चाहिए, चुनी हुई सरकार पर अधिकार होने चाहिए ट्रांसफर के, पोस्टिंग के। कोर्ट संसद में बैठकर अमित शाह जी ने वो छीन लिया, और किन्होंने उनका सपोर्ट करा? आंध्रा के सीएम साहब ने करा, नवीन पटनायक जी ने करा। तो रेड्डी साहब और पटनायक जी का चुनाव में क्या हुआ, ये लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा का साथ देने का मतलब है अपनी पार्टी को खत्म करना। मैं तो सत्य प्रकाश जी को कहूंगा, वैसे तो नीतीश जी समझदार आदमी है, नीतीश जी सबके हैं, 18 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सत्य प्रकाश जी जरा नीतीश जी को याद दिलाएं कि पिछली बार भी नीतीश जी ने जब भाजपा छोड़ी थी तो इसी रीजन पे छोड़ी थी कि इनके विधायक तोड़े जा रहे थे,
तो अपनी पार्टी खत्म करनी है तो नीतीश जी की मर्जी है। ओके सत्यप्रकाश से सवाल पूछेगा राजेश जी, 29 जून को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया कि अब हम एनडीए में ही रहेंगे, तो उस बात पर तो विराम लग जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हम विपक्ष में रहे हैं एनडीए के, हमारे घर कोई ईडी सीबीआई का परिंदा दस्तक देने नहीं आया क्योंकि हमारा दामन साफ है। तो आपको एक बात तो राजेश जी माननी होगी कि ये दाल कितना काला है ये आप जानते होंगे। आप उस पार्टी से विधायक हैं, आलोक जी ने अच्छा कहा, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं राजेश जी, लेकिन वो जो पूरा का पूरा घालमेल है आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री का शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर 38वें नंबर पर खड़े हैं चार्जशीट में, तो ये बात अदालत ही तय करेगी और उस दिन ये स्वीकार करिएगा नतमस्तक होकर के अदालत ने जो कहा। ठीक है, लोकतंत्र की बात हो रही है तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने बोला, आपके गठबंधन पार्टनर ने सुनील यादव, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप चुप हैं और उनको इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन आज जब प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई तो अमेरिका और यूरोप हमसे पीछे हैं लोकतंत्र के मामले में। क्या कहना चाहते हैं अब राहुल जी को? सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत शानदार। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दूसरे नंबर पर है, ये वो एजेंसियां कह रही जिस पर हम आप डिबेट कर रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो नंबर 1 पर होना चाहिए, एक। और हम अपने लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुप्रीमो किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। क्या अमीश भाई आपको याद है इसी देश में, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज देश की मीडिया के सामने आकर के क्या बयान दिए थे कि लोकतंत्र में, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका की एजेंसी पर डिबेट कर रहे हैं, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय की जजों पर हम लोग डिबेट कर पाए कब? बिल्कुल, कब क्यों नहीं कर पाए थे? उस शाम और उसके लगातार 3 दिन मैंने डिबेट करी थी, मैंने खुद डिबेट करी थी उस प्रोग्राम के ऊपर, उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर। रंजन गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। रंजन गोगोई बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उसी रंजन गोगोई पर आपके गठबंधन के कई दलों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए, किस तरह के निराधार आरोप लगाए जब उन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया। वो भी मैंने देखा है। इसलिए लोकतंत्र की दुहाई कृपया करके लोकतंत्र की दुहाई वो दल ना दे जिनका जन्म जब लोकतंत्र का खात्मा हो रहा था तब हुआ, और आपकी पार्टी उनमें से एक है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछ के देखेगा, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ बातचीत भी करी है और इंटरव्यू भी करा है। हो गई बात, मैं अपनी बात रखूं जी। अमीश भाई, एक तो मेरा सुझाव है कि अगर आपको सच में इस देश का लोकतंत्र चेक करना है, आप 10 दिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर डिबेट करके देखिए। 10वां दिन पूरा नहीं होगा, ईडी सीबीआई आपके घर होगी और आपका बयान दूसरा होगा। अब मैं आ रहा हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही सदन में और कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस देश में जो एक लोकतंत्र बदल करके एक तंत्र होने जा रहा था, उसको जनता ने बचा लिया है। अब मन की बात नहीं हो रही, अब जन की बात हो रही है, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे थे, जो तानाशाह बनना चाह रहे थे, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और आप उस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां पर मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री जी जिस देश में किसानों को थार से कुचल दिया जाता हो, बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको आनन फानन में जला दिया जाता हो, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जिस देश में बलात्कारियों को जेल से रिहा करके यह कहा जाता हो कि ये उच्च जाति के हैं, सभ्य लोग हैं, इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है। ओके, जवाब ले लेते डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग। कमजोर किया जा सकता। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, जवाब भी तो बनता है। आप 2.5-3 मिनट से बोल रहे हैं सर, आप 2.5-3 मिनट से बोल रहे हैं, जवाब भी ले लेते हैं ना। हमारी सुनेंगे तब तो जवाब बनेगा। सुन कर आऊं मैं आपकी, हमारी सुन लीजिए, फिर उनसे जवाब पूछ लीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम विपक्ष के लिए एक अलग से ग्रह बना देंगे। मतलब अभी भ्रम उतरा नहीं। अभी आपके नेता कह रहे थे कि हम भगवान हैं, अब आप ग्रह बना रहे हैं। अरे अपनी ठीक से सरकार ना बना पाने वाले लोग ग्रह बनाने की बात कर रहे हैं।
कम से कम लोकतंत्र पर भरोसा रखिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी, आपकी, सरकार की, मीडिया की, सबकी जिम्मेदारी है। अमीश भाई, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इन 10 सालों से पहले देश का मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा होता था, विपक्ष की ताकत बनता था। 10 सालों में मीडिया विपक्ष की ताकत न बन करके सरकार की ताकत बनने लगा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप ये आपका विचार है और आपके जो विचार हैं उसको देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज से 10 साल से पहले कभी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगे थे कि बांग्लादेश के इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और के 2 टुकड़े करे हैं तो उसका सबूत दीजिए। कभी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगे थे कि आप, एक सेकेंड, क्या अगर आतंकियों को मारा है तो उसका सबूत लेके आइए। कभी नहीं मांगे थे ये सबूत, आप तो कभी सबूत नहीं। मैं तो निष्पक्ष ही हूं सर, मैं तो निष्पक्ष ही हूं। निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शासन से भी सवाल और विपक्ष से भी सवाल। निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप देश के साथ खड़े रहें। अगर देश के साथ खड़े रहेंगे तो निष्पक्ष भी रहेंगे। आप क्या 10 दिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर डिबेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, करें। अगर कुछ होगा तो करेंगे। ओके डॉक्टर अजय कर सकते हैं। 10 दिन नहीं 30 दिन करेंगे सर। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा? अयोध्या आप लोगों ने राफेल का मुद्दा उठाया 10 दिन नहीं 1 साल बहस हुई राफेल को लेकर। राफेल का मुद्दा उठाया आपने, चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया। 10 दिन नहीं डिबेट हुई, 1 साल डिबेट हुई, 365 दिन डिबेट हुई। याद करिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो यूट्यूब लिंक आप यूट्यूब पे जाके शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग, सर क्योंकि मीडिया में बीजेपी के खिलाफ कम दिखाया जाता है। सुनील भाई यू मेड योर पॉइंट। अमीश जी, ओके, लड़ाई बीजेपी से लड़ी है, मीडिया से काहे लड़ रहे हैं भाई जी को? ओके, सुनील जी को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है रहते रहते, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। बलात्कारी बोल रहे थे, बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। अरे बलात्कारी के बारे में आपके स्वर्गीय मुलायम सिंह के बोले मेरे नहीं है कि लड़कों को क्या सबको फांसी पे चढ़ाते? बलात्कार हो जाती है, गलती हो जाती है, लड़कों से फांसी पे चढ़ा दें, और आप मुझे बलात्कारियों पे ज्ञान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार आप कहते हैं कि बीजेपी के 10 दिन के भ्रष्टाचार पे डिबेट कर लो। सुनिए, मैंने आपको बोला नहीं था बीच में, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपकी सारी बात, हम आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आप भ्रष्टाचारी पे बात करते हैं, मत आइए, आप भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, बात करिए। आय से अधिक, एक मिनट, आय से अधिक इनकम का केस मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सब पे चला था, कांग्रेस ने चलाया था। 2009 में सरकार बनाने के चक्कर में, न्यूक्लियर डील के चक्कर में वो केस वापस ले लिया था। ये है आपका भ्रष्टाचार पे ज्ञान। और आप कहते हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पे चेक कर लो। उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में 2017 में आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, आज तक सेलेक्ट नहीं किया है। आप कहते हैं कि हम चुन के नहीं आए। 294 इस लोकतंत्र का इतिहास बना 60 साल के बाद, के लगातार तीसरी बार चुनाव पूर्ण गठबंधन के साथ, हम पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। आप 5 से 37 बढ़े तो आपको क्या लगा कि आप जीत गए हैं? विपक्षी में भाई साहब, अगले 10-20 साल विपक्ष में आपको रहना है। अपनी हरकतें सुधारिए। आपकी हरकतें सुधरी नहीं है कहीं से, ना आपकी, ना कांग्रेस पार्टी की, ना आम आदमी पार्टी की, किसी की हरकतें सुधरी नहीं है। आप हमें लेक्चर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर आप भी आप दे रहे थे रंजन गोगोई के बारे में, अभी अमीश देवगन जी ने बता दिया। उसी रंजन गोगोई को आपने क्या कहा जब उनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया? याद है अपनी बातें? तो लिए आपका लोकतंत्र और न्यायतंत्र में आपका भरोसा। लगातार एक के बाद एक इंसिडेंट। ओके, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, अच्छे से झांकिए। विवेक बड़ी सीधी सी बात है। अरे हम तो याद दिला दें। सुनील जी मैं आता हूं आपके पास। विवेक जी एक बार भी नहीं बोले हैं। विवेक जी जी कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि डेमोक्रेसी भारत में है और आपने दूसरे नंबर का रैंक दिया, एक फॉरेन एजेंसी ने दिया, तो उसके क्या पैरामीटर्स थे, क्या सर्वे किया गया? मेरे पास 10 और सर्वे लिखे हुए हैं। मैं विदिन 10 सेकंड्स बोलता हूं कि आपका मेल न्यूट्रिशन खाना बच्चों को नहीं पहुंच रहा है, उसमें आपकी रैंकिंग 111 है। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं उसमें 126 आपकी रैंकिंग है। 143 कंट्रीज का सर्वे हुआ था। और सबसे पहले जब ये डिबेट शुरू हुई थी तो सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा था साहब हमारी मीडिया टोटली आउट ऑफ बाउंड्स है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका 180 में से 161st है, सेम कंट्रीज की तरफ से, सिमिलर एजेंसीज की तरफ से, और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जो सर्वे किया उसमें 125 में से आपकी रैंकिंग 109 है। नहीं एक सेकंड, आप ये 609, अब आप सुनिए, अब आप 202
303 ये जो जितने एरर आप देख रहे हैं, ये कृपया करके वो एरर ना देखें। मेरा आपसे निवेदन है, ये जो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई है, ये मीडिया पे भी आधारित है, ये ओवरऑल लोकतंत्र है। अगर भारत का रैंक नंबर 2 आ रहा है तो भारत का लोकतंत्र हेल्दी है, मीडिया भी हेल्दी है। मतलब आपको कोई खराब दिखाता है तो खराब देखना है, लेकिन कोई अच्छा दिखाता है तो आंखें बंद कर लेनी है। नहीं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं सर, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। अमीश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। आपने हमेशा वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया है। मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछता हूं, जो इनमें से बीजेपी वाले से पूछिए, आप प्रवक्ता से, जब इतने सारे सर्वे सबके सब भारत के खिलाफ की रैंकिंग वही एजेंसीज दे रही हैं, तो उन्हीं को आधार बना करके, पैरामीटर्स बना के नंबर 2 की रैंकिंग है क्यों? मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की पॉलिसीज और ये प्राइम मिनिस्टर अमेरिका और यूरोप को सूट करता है, क्योंकि ये 100% एफडीआई और अमेरिकन कंपनीज के फेवर में है। अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो हमारी समाजवादी नीतियां, हमारी समाजवादी नीतियां अमेरिका और यूरोप को सूट नहीं करेंगी। अजय आलोक वांट्स टू मेक अ पॉइंट। भूमिगत ग्रहण बिल, ओके, नहीं, अब इसमें अजय आलोक का जवाब जरूरी है, इसमें तो सत्यप्रकाश भी बोलना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी। सबसे पहली बात, मुझे पता नहीं चला कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी कब से बन गई। अपनी विचारधारा को तो गोल करते करते हम इसे समझ गया था कि सिमट रही है, सिमटते सिमटते केरल तक रह गई है, वहां से भी इस बार सुपड़ा साफ हो जाना है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कुछ भी बोलते हैं, विदेश वाली नीतियां, विदेश वाली नीतियां। आज दिन में तो डिबेट कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी कह रही थी, आज तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जेलेंस्की गुस्सा गए, यूएस गुस्सा गया। आज तो कांग्रेस पार्टी, आपके अलायंस पार्टनर, कह रहे थे दिन भर कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि मोदी पुतिन से मिले तो पूरा अमेरिका, पूरा वेस्ट के बारे में कुछ पता है? आप कह रहे हैं कि वेस्ट को सूट कर रहे हैं। पहले तय कीजिए ना, पहले आप लोग तय कीजिए। आपको कुछ नहीं पता। अरे आप लोग पहले तय आपने देश को बेचा है, किधर है? आप बोल करके स्वदेशी से शुरू हुए और 100% एफडीआई पे आए। आप निर्भरता गई भाड़ में, सारे के सारे स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज का भाड़ में। आपकी सरकार सेलेक्टिव बिग बिजनेसमैनों की सरकार है, मल्टीनेशनल्स की सरकार है, और इसीलिए इस वक्त ये फर्जी आपकी विचारधारा बची नहीं है भाई, आपकी विचारधारा बची नहीं है। आप हमें मत सिखाइए विचारधारा बची नहीं है, और आपसे अमेरिकन एजेंसी का विश्वास क्यों करें? हमारी ही विचारधारा हमारे बची देश में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से 99% सेटिस्फाइड है। 1% जो सेटिस्फाइड नहीं है वो आप जैसे नकारात्मक लोग हैं, राहुल गांधी जैसे नकारात्मक लोग हैं, जिनका नहीं, वो नकारात्मक नहीं, हम करेक्टिव लोग हैं। कुछ बचा है? हम करेक्टिव लोग हैं। अरे और जहां आप गलती करेंगे सुधारेंगे। बंगाल में तो एक भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलेंगे। ये जो बड़े बिजनेसमैन को बचा रहे हो आप, और सरकारी बैंकों को बेचा है, सरकारी पीएसयू को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, एमटीएनएल को बेचा, रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बेचा, सब बेचा तुमने। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये रैंकिंग आपकी कैपिटलिस्ट पॉलिसी की वजह से है। अभी कह रहे हम इसको चैलेंज करेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस चैलेंज करेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, इन सबको चैलेंज करेगा। तेलंगाना में किसके साथ समझौता करा भैया कांग्रेस की सरकार ने? बताएं। ममता बनर्जी ने किसके साथ समझौता करा है कुछ दिनों पहले? बताएं। कमाल की बात करते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं आप। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये फलाने की सरकार है, ये धमकाने की सरकार है। कमाल की बात करते हैं आप। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जैसा बंगाल को लेफ्ट छोड़ के गया था, जैसे बंगाल को लेफ्ट छोड़ के गया था, पूरा देश ऐसे ही चले जाए गड्ढे में? बोलिए। बिल्कुल क्या इकोनॉमिक पैरामीटर थे बंगाल के? अगर आप इकोनॉमी में बात करते हैं, बंगाल के हालात क्या थे? एक समय पर इस देश की आर्थिक राजधानी थी कलकत्ता। आज उसकी स्थिति लेफ्ट की सरकार ने क्या कर दी थी अपने दौरे हुकूमत में? बताना चाहिए आपको। आपको तो व्हाइट पेपर लाना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स थे, सबको रोटी मिली, जमीन सब में बटी। यहाँ ये कि कुछ आप होते चले जा रहे हैं और जनता कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मायावती की, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, चाहे मायावती की सरकार रही, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंगाल से बेहतर करी है। सर दोनों लोग वहां बंगाल से बेहतर करी है। इसलिए और मैं इस बात को कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है। गुजरात को देखिए आप, गुजरात ने कितनी तरक्की करी, मध्य प्रदेश को देखिए कितनी तरक्की करी, कलकत्ता कहां था, बंगाल कहां था और कहां आ गया था? ओके, जवाब सत्यप्रकाश। बंगाल बहुत अच्छा था, सत्यप्रकाश जी नहीं थी, कॉलेज की फीस इतनी शोर मचाने, शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग मैच नहीं, ऑडियोज डाउन। जवाब सत्यप्रकाश जी। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा ये सब संस्था बेचने वाली सरकार है।
मैं आपको बताऊं, ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया वाली सरकार है। पहले एप्पल फोन इस देश में नहीं बनता था, सेमीकंडक्टर अब बनेगा इस देश में, वो देश में बनाने वाली सरकार है। चांद पर पहुंचाने वाली ये सरकार है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम चांद पर पहुंचे, ये उसकी सरकार है। आपको दिखता नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट का जो चश्मा है ना, उसमें टिन लगा हुआ है, उसमें थोड़ा ग्लास लगाइए। और आप जो अपने पास आईफोन रखे हैं वो भी मेक इन इंडिया है। जापान का एक जूता एसिक्स पहले भारत में नहीं बनता था, मेक इन इंडिया में वो भारत में बनने लगा। तो आप इसका यकीन करिए कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में प्रोग्रेस का पैरामीटर नहीं है, अब बनती है। प्रोग्रेस का पैरामीटर नहीं है यार प्लीज विवेक जी, आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? पैरामीटर ऑफ इंडिया। विवेक जी सस्ती करो, कॉलेज की फीस सस्ती करो, नौकरी परमानेंट करो। अरे विवेक जी इतना क्रोध पैरामीटर है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, अरे मैं आपको समय दूंगा, आप बोलिएगा, मेरे बीच ना ठेकेदारी प्रथा हटाओ, नौकरियां परमानेंट करो। अरे विवेक जी रुक जाइए, सब कुछ होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके तरह डपली बजाने वाली सरकार नहीं है कि डपली लिया बजाते रहे और लोगों को भूखे मारते रहे। आपको याद है सिंगूर में आपने नैनो के लिए जमीन दी थी और वो नैनो बेचारा गुजरात चला गया। आप औद्योगिकरण के सबसे बड़े विरोधी रहे। बंगाल की क्या हालत करके रखी 35 सालों में, और अभी वो लोग सब चले गए टीएमसी में। वही हाल है, समझिए देश बदल रहा है, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, प्लीज ऑडियो देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। और ये गर्व की बात है कि स्किल इंडिया में लोग ट्रेंड हो रहे हैं। विश्वकर्मा योजना जब लागू हुई है तो उनको सबलता मिली, उनको पैसा मिला। हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप कर रहे कि बेच रहे हैं। सुनील यादव, ये लोकतंत्र की बात करते करते अर्थनीति तक आ गए, लेकिन देखिए लोकतंत्र की दुहाई इस चुनाव में बहुत दी गई, संविधान की दुहाई बहुत दी गई। किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने एक खुलासा करा, उन्होंने बोला कोई मोदी लोकतंत्र को खत्म नहीं करने वाला था, कोई संविधान को खत्म नहीं करने वाला था, ये तो हमारा झूठ था, हमारा प्रोपेगेंडा था। खुद बोला उन्होंने। और आप भी जानते हैं ना, लोकतंत्र खत्म होने वाला है ना संविधान खत्म होने वाला है। ये तो प्रोपेगेंडा चलाया और एक दौर में चल गया, लेकिन कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये तो किरण चौधरी ने खुद ही खुलासा कर दिया। अच्छा अमीश भाई, अब किरण चौधरी कौन है मैं नहीं जानता हूं, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। अमीश भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये जिस सर्वे पर आप बात कर रहे हैं, ये सर्वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2024 में कई सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जा रहे थे और उन सर्वों पर हम आप डिबेट भी कर रहे थे। ये वैसे ही सर्वे है, हमें सर्वे पे कुछ नहीं कहना। हाँ, सर्वे का दूसरे पॉइंट पे हम आप बहस नहीं कर रहे हैं। क्या सर्वे में यह भी माना गया है कि चीन जो है उसने भारत की जमीन लद्दाख पर कब्जा कर लिया है? क्या इससे हम आप डिनाई कर सकते हैं? इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश का एक हिस्सा दूसरा देश जिसको हमारे स्वर्गीय नेताजी कहा करते थे, ये आपको जानकारी, ये क्लासिफाइड जानकारी आप तक कैसे? क्योंकि हाँ ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग बीजेपी की चश्मे से देखना चाहते हैं। नहीं, आप किस चश्मे कोई से रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं, तो कह रहे हैं आप अपनी सीमाओं पर कोई चीजें नहीं देख रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना। आप कृपया करके ये जानकारी साझा करिए कि आपके पास ये जानकारी कैसे मिली कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये जानकारी तो बहुत बड़ा आरोप है। अभी अमीश भाई पार्लियामेंट चलने जा रहा है, 22 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चलेगा। देश दुनिया के सामने समाजवादी पार्टी चाइना का और चाइना के जो हरकतें हैं उनको पर्दाफाश करेगी। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, अगर ये लोकतंत्र को मानते हैं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप तो मेरे पूरी बात ही नहीं सुनते हैं। प्लीज बोलिए। आप इस सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश में पर्चे लीक हो रहे हैं, डॉक्टर जहां से बनने हैं वो लीक हो रहे हैं, जज जहां से बनने हैं वो लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं फिक्स हो रही हैं, आरक्षण छीना जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्तियों में ओबीसी का आरक्षण अभी तक नहीं दे रहे हैं। इनसे बोलिए कि इस पर भी बोले, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बिल्कुल सर्वे पे यकीन नहीं है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, इनके पास जानकारी है पूरी। ये तो चीन का नैरेटिव तो खैर 18-19 से चल रहा है ना, 2018, 2019, 2020 से नैरेटिव चल रहा है। गलवान के समय से चल रहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया। पहले ये नहीं बोलते थे, अभी राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए इनको।
हालांकि जब आर्मी चीफ की बात नहीं मानेंगे, भारतीय आर्मी की बात नहीं मानेंगे कि एक इंच भी जगह कैप्चर नहीं हुई, उनकी बात नहीं मानेंगे ये। तो इसलिए उस बात पर व्यर्थ की बहस करके मैं क्या दिमाग खा रहा हूं। सर्वे की बात बताता हूं। ये जो सर्वे हुआ और सर्वे में 72% भारतीयों को कहा गया कि वो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सैटिस्फाइड है। एक और सर्वे हुआ था 2017 में, जब हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। हमने तमाम विधायकों के, चीफ मिनिस्टर के, मिनिस्टर्स के घर का सर्वे किया था। काफी टोटी निकल गए थे उसमें से, प्रूवन सर्वे है। उस सर्वे के बारे में क्या कहना है? अरे टोटी छुड़ाने वाले यहां पे सर्वे की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ऊपर से नीचे तक हमें ज्ञान दे रहे हैं कि 10 दिन बीजेपी के भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। अगर एक भ्रष्टाचार का सबूत है तो कोर्ट में जाइए, सबूत दीजिए। चैलेंज करता हूं आपको, जैसे बीजेपी ने किया था कांग्रेस के लिए, चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, जीजाजी हो, कोलगेट हो, आदर्श घोटाला हो, हमने सबूत के साथ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ रखे थे और तब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की थी। अगर आप में हिम्मत है, मादा है, तो सबूत लीजिए, जाइए कोर्ट में। देश के लोकतंत्र पे यकीन है ना, तो कोर्ट पे यकीन रखना सीखिए। ओके, जवाब टीवी पे ज्ञान देना कि 10 दिन बीजेपी के भ्रष्टाचार पे बात करवा लीजिए। भ्रष्टाचार तो मैंने किया, भ्रष्टाचार तो मैंने बताया ना कि जब टोटी का सर्वे करवाया तो टोटी गायब थी। सुन लीजिए, ये जितने भी देश में स्वघोषित अवतारी पुरुष हैं, जो अपने को भगवान बना करके अयोध्या से लेकर के एयरपोर्ट तक और सड़क से लेकर पुल तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ जेल ही नहीं जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बाकी पूरा जीवन जेल में काटेंगे और उनको जेल समाजवादी पार्टी भेजेगी। आप देश को लूट करके खुले में घूम पाएंगे? देश को बर्बाद करके आपको लगता है कि आपको छोड़ दिया जाएगा? आपकी जगह जेल होगी और पूरा जीवन जेल में कटेगा। ये जो सुनील यादव जी के अंदर का जो उबाल निकला ना, ये पता लग रहा है कि योगी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने कहीं न कहीं पूंछ पर ऐसे पैर रखा है भ्रष्टाचारियों के कि बिलबिला रहे। ये बौखलाहट। सुनील जी रुक जाइए। अरे सुनील जी रुकिए, अरे सुनील जी रुकिए, अभी आ रहे हैं आपके। जिसकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, मुलायम जी होते थे अध्यक्ष, अब बेटवा, भतीजा, पत्नी, चाचा, ताऊ सबको भेज रहे संसद। वो बताएंगे हमें लोकतंत्र क्या है। पूरे खदान घोटाले से भरी पार्टी, कांस्टेबल घोटाला किया था आप लोगों ने, वो सब याद है हमें। अरे सुनील जी रुकिए, अभी मैंने आपके पूंछ पे पांव रखा है, अभी रुकिए, अभी और आप बतलाएंगे। आपकी पार्टी में सुनील यादव बन सकता है क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं बन सकता, तो लोकतंत्र है नहीं, तो परिवारवादी इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की दुहाई वो पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं जिनके यहाँ सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब की चलती है, उसके अलावा किसी की नहीं चलती। बादल्स के यहाँ पे सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, उनकी चलती है, या फिर मजीठिया की चलती है। ऐसे ही अब्दुल्लाज हैं, ऐसे ही गांधीज हैं, ऐसे ही बिहार के यादव्स हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के यादव्स हैं, और सब लोग ऐसे ही डीएमके है जो लोकतंत्र बचा रही है। अब सोचिए क्या है ये। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब कुछ जायज़ है। जो चुनाव जीत के आता है उसको जीता हुआ माना जाता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने की दुहाई वो दे रहे हैं जिनके अपने पार्टी में सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। इट इज़ माई वे और हाई वे, ये एक सामान्य सी कहावत है, वही। और वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र को हम बचाएंगे, लोकतंत्र को हम और आगे बढ़ाएंगे। कठुआ मामले के अंदर एक बड़ा अपडेट है। कठुआ मामले में बड़ी कामयाबी है। वहां पर हिरासत में लिया गया है, 24 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। चलिए मैं लौटता हूं लोकतंत्र की हमारी चर्चा के ऊपर, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोकतंत्र पे चर्चा कर रहे हैं। और विवेक मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, सुनील यादव जी मेरे साथ हैं। और सुनील, अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सुनील यादव ने बोला कि आप लोग जेल में होंगे अपने भ्रष्टाचार के मामले में, और आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी छपी है। देखिए, सुनील जी को मैंने यही कहा कि अगर हमारे पे ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं तो अगर सबूत हैं तो भाई कोर्ट में जाइए ना। क्यों इंतजार करना है कि आप 5 साल बाद सत्ता में आएंगे तब हमें जेल भेजेंगे? क्योंकि सत्ता में आप नहीं आने वाले 20-25 साल सुनील जी, ना उत्तर प्रदेश में ना देश में। तो अभी सबूत अगर है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, वो सबूत दीजिए, बिल्कुल कोर्ट जांच करवा देगी। अगर हम जेल जाने लायक होंगे तो जाएंगे। अरे आप तो उस जगह पे भी कुछ नहीं कर पाते हैं जहां आप हमें हटा के सत्ता में आते हैं, वहां पे भी आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलता है। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देखिए, सब जगह बीजेपी की सरकारें थी। 5-5 साल आपके मित्रों की सरकार रही, हमारा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं खोज पाती है, पता नहीं क्यों। हम तो उठा के जेल भेज देते हैं।
आपके लोगों को, क्योंकि खुला भ्रष्टाचार मिल जाता है हमें। सुनील है कि यादव, नहीं? तो दोनों में सुनील अंतर यादव, है। सुनील, इसलिए बात वही बोलिए जहां पर सुनील यादव, देखिए 40 सेकंड टाइम लिमिट है, 40 सेकंड में अपनी बात को समाप्त अमीश जी, करिए प्लीज। हाँ ठीक। अमीश जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले सारी पार्टियों के बारे में बताया कि कौन कौन चला रहा है। बीजेपी के बारे में नहीं बताया कि बीजेपी को 2G चला रहा है, केवल गुजरात के लोग चला रहे हैं, वो भी 2। अब मैं आ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर। आप कह रहे हैं ना कि हम लोग कभी सरकार में नहीं आएंगे। अभी 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है और 2027 में बीजेपी को साफ करेंगे, और फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। जितने भी सड़क टूट रही, पुल टूट रहे हैं, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पे, पेपर लीक के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, ये आपके सारे नेता जेल में नजर आएंगे। और जब कभी दिल्ली ओके, समाजवादी पार्टी का खुला ऐलान है कि 24 में हाफ करा है बीजेपी को, 27 में साफ कर देंगे, यानी 27 में योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी और अखिलेश यादव की सरकार आएगी, ये कहना चाह रहे हैं सुनील यादव। ओके, जवाब हाफ और साफ जी। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसी ख्वाहिश नहीं, हाफ तो करा है। देखिए अजय आलोक, ख्वाहिश नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में हाफ तो करा है, और अयोध्या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हराया तो है। देखिए, आपको बताऊं, जहां तक अयोध्या हाफ तो करा है उत्तर प्रदेश में, आपको हाफ कर दिया है। और मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी अडिग उस बात पे, अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं रोकती तो बीजेपी की मेजॉरिटी थी। इंडिया अलायंस का कोई कुछ कह ले, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की मेजॉरिटी को रोका है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ। कोई शक नहीं है मुझे ये मानने में, कोई गुरेज नहीं है, मानना ही है, जो नंबर्स है सामने हैं। और जहां तक अयोध्या की बात रही, तो आपको याद दिलाता हूं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी हम अयोध्या की सीट हारे थे। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना अलग बात है। अयोध्या ये कहते हैं, अयोध्या हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, अयोध्या हमारे दिल में बसा हुआ है। उसमें हम चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते हैं, हम अयोध्या नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनावी मुद्दा नहीं है, दिल में बसा हुआ है, लेकिन एक सांकेतिक बड़ी सीट है और उस पर हारना एक बड़ा मैसेज भी है। विवेक श्रीवास्तव, तो लोकतंत्र को लेकर सारी डिबेट आज बंद होती है, और बंद करने की जरूरत भी है, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर तो सारा प्रोपेगेंडा था, संविधान को लेकर तो सारा प्रोपेगेंडा था, आरक्षण को लेकर तो सारा प्रोपेगेंडा था। ये तो कांग्रेस की नेत्री खुद मान चुकी है। नहीं, उनको मानने ना मानने से नहीं होता। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, ये फर्जी रिपोर्ट है अमेरिकी। मोदी और भाजपा की सरकार को बचाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए दुखी है भारत। नौकरियां परमानेंट नहीं है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, पढ़ाई महंगी है। सुन लीजिए, हेल्थ केयर महंगा है। डोंट से इंडिया इज हैप्पी, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ये फिलहाल। और ये पूंजीपति, रुक जाइए, मान लेते हैं आपकी बात को कि 2 मिनट की विदेश की रिपोर्ट है, लेकिन देश में तो लोकतंत्र दिख रहा है ना। बिल्कुल पॉइंट यही है, 68 करोड़ लोगों ने मैंने वोट बोला दिया था ना। लेकिन आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक मैगजीन में छपे आर्टिकल ने आज मेरा ध्यान बहुत केंद्रित किया, आकर्षित किया, और इसका क्या कारण है वो मैं आपको के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजर नाम की एक वीकली मैगजीन में भारत में आबादी के बिगड़ते संतुलन और देश में आ रहे डेमोग्राफिक चेंज की समस्या पर एक लेख पब्लिश हुआ। इसमें कहा गया कि भारत को एक जनसंख्या नीति की सख्त आवश्यकता है। आर्टिकल में कहा गया कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण और पश्चिम भारत की जनसंख्या में आ रही कमी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इस खबर के 2 पहलू हैं, एक है धार्मिक आधार पर डेमोग्राफिक चेंज और दूसरा है रीजन यानी क्षेत्रीय आधार पर डेमोग्राफिक चेंज, बदलाव। सबसे पहले समझिए धार्मिक आधार पर बदलाव की क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है, वहीं मुस्लिम्स की आबादी 43.15% बढ़ी है। इस असमानता की वजह से देश के कई राज्यों, खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है और इससे वहां की मूल निवासियों को अपने संसाधनों का बंटवारा करना पड़ता है और इसकी वजह से आतंकवाद और उग्रवाद में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। देश में चुनावों पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये भी उस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं
और साथ ही साथ अगर हम रीजन की बात करें तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। इससे भी एक बड़ा बदलाव आएगा और जब परिसीमन होगा तो उत्तर भारत की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की उस संख्या में नहीं बढ़ेंगी। इसलिए ये रीजन के आधार पर बदलाव है और मुझे लगा कि ये बात आज आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये हर आधार पर देश के लिए बेहतर नहीं है, चाहे कुछ भी कहे।